हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 14 है। और आज के इस सेशन में हम मंत्री परिषद के बारे में या फिर हम कह सकते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये लेक्चर आपके यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए और आरओ के प्री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि तक अभी तक आपने हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 49 रुपये में आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जो आपके सभी एग्जाम के लिए वैलिड रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 49 रुपये में आप उसके टेस्ट दे सकते हैं। और एक बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस में ये टेस्ट पास मिलेगा। 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और इस वीडियो की पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी ऐप पर मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री में रहने वाली है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बहुत जल्दी एंड कर देंगे इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इसके बाद में अगर पूछा जाए किस भाग में, संविधान के भाग 5 में इनका वर्णन किया गया है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 75 में भी, संविधान के अनुच्छेद 75 में भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री की। अब अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि अन्य मंत्री प्रावधान, जो भी मंत्रिपरिषद के अलावा जो अन्य मंत्री होंगे उनका प्रावधान दिया गया है। अर्थात पीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऐसा अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और अनुच्छेद 78 में भी आपको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा सुनने को मिलेगी। वहां पर क्या कहा गया है? वहां पर कहा गया है कि पीएम का यानी प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की जानकारी किसको दे? वो राष्ट्रपति को दे। संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे, ये किसका कर्तव्य होगा? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। तो दो जगह पर प्रधानमंत्री का नाम सुनने को आता है। एक तरीके से मतलब देखा जाए तो प्रॉपर पद ये नहीं है, बल्कि ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका क्या होता है? हेड होता है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो कौन होता है? वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान किसका वास्तविक प्रधान होता है? कार्यपालिका का। जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? एक बार में अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो सकता है, या जब तक लोकसभा में उनकी बहुमत है तब तक क्या है, इनका कार्यकाल हो सकता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को। और अपना अगर त्याग पत्र देना चाहे प्रधानमंत्री तो किसको देगा? राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र दे सकता है। प्रधानमंत्री के यदि अन्य कार्यों के बारे में चर्चा की जाए तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और स्वयं तो खुद अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जाए, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा, किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग का। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्ति की जाएगी या अपॉइंटेड किया जाएगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। अच्छा, नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। और ये किसका स्थान लेता है? ये प्लानिंग कमीशन का।
जिसे योजना आयोग के नाम से जानते हैं, प्लानिंग कमीशन का स्थान लेता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल से बाद में चर्चा कर लेंगे किसी एक खाली लेक्चर में। इसके बाद में प्रधानमंत्री के अगर कार्यों की चर्चा की जाए तो मंत्रिपरिषद के संबंध में उनके क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, और संसद के संबंध में क्या कार्य होते हैं, तो तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य होंगे कि मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। क्या करेगा? गठन करेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ गठन करने की बात की गई है। किसकी बात की गई है? गठन करने की बात की गई है। लेकिन अगर नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और गठन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा वो कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। लेकिन अगर वहीं पर बात कर ली जाए नियुक्ति की, तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मंत्रिपरिषद के बीच जितने भी विभाग होंगे, जो भी डिपार्टमेंट होंगे, तो डिपार्टमेंट का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपना त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद में जो अगर हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर सोच लो कि प्राइम मिनिस्टर अपना त्याग पत्र दे दे, अगर प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो क्या होगा? जितनी भी मंत्रिपरिषद होगी जिसका गठन करता है प्रधानमंत्री, वो संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो ये चीज याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने से ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। इसके बाद में हम राष्ट्रपति के संबंध में कार्य देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में कार्य हैं इनके, संघ से संबंधित प्रशासनिक और विधायी कार्यों को राष्ट्रपति से अवगत कराता है, और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी या सेतु या पुल या ब्रिज का कार्य करता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। संसद के संबंध में क्या कार्य होता है? राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा का विघटन और सत्रावसान कराना। तो राष्ट्रपति से कहकर जो लोकसभा होगी उसका विघटन कराना, उसके सेशन का विघटन कराना मतलब खत्म करा देना, और सत्रावसान करा देना। सत्र आहूत करा सकता है प्रधानमंत्री जो है, वो क्या करा सकता है? सत्र आहूत करा सकता है। सरकार की नीतियों को संसद के पटल पर रखवाता है। जो भी सरकार की नीतियां होती हैं वो कहाँ पर रखवाता है? संसद के सामने। संसद के सामने मतलब क्या है? पार्लियामेंट के सामने रखवाता है। अब पार्लियामेंट में कहाँ पर? जो भी डिपार्टमेंट का या फिर जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो रखेगा अपनी अपनी नीति, अपने अपने तरीके से रखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई बात है, कोई भी पॉलिसी है, तो वो सरकार की कोई पॉलिसी है तो वो कौन रखेंगे? जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिनिस्टर होंगे। कौन है? नितिन गडकरी जी। तो इनके द्वारा रखे जाएंगे ना। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं अलग से आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा और रिवीजन भी आपको इसी चीज का करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो उल्लेख है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? अनुच्छेद 74 और 75 में देखने को मिलता है। मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। जो भी मंत्रियों का समूह होता है, मंत्रियों का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको मंत्रिपरिषद बोलते हैं। मंत्री परिषद बोलते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, प्रधानमंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, समान प्रभार के राज्य मंत्री, समान राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं।
जो मंत्री परिषद होती है मतलब उसमें सभी मंत्री परिषद शामिल होते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है उसमें केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल होते हैं। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं। इसको भी हम एक ग्राफ के एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में आप डाटा देखिए। सबसे पहले इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। पहली बार इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसका प्रयोग संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ है, बाकी इसका प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। मंत्रियों के संबंध में जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। मंत्री परिषद का आकार लोकसभा का कुल 15% होता है और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। और ये बात कब कही गई थी? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये बात कही गई थी। मंत्रियों का चयन संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों से किया जा सकता है। और 1997 के बाद मंत्रियों का चयन सदन के बाहर से भी किया जा सकता है। लेकिन बगैर मंत्री रहे कोई सदस्य अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। क्या रह सकता है? बगैर मंत्री रहे कोई सदस्य। मंत्री यहाँ से मतलब क्या है? यहाँ से मतलब ये है कि बगैर सदस्य रहे, बगैर जो सदस्य रहकर भी अगर कोई भी मंत्री बनना चाहता है तो वो अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। उसके बाद में उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करना होगा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। मंत्री जो निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं और मनोनीत दोनों बन सकते हैं। चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, दोनों लोग क्या है? मंत्री बन सकते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 75(3) में कही गई है। ये पॉइंट जो आपको बता रहा हूं मैं अभी कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही पॉइंट सेम यूपीपीसीएस के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था और यूपीएससी के एग्जाम में स्टेटमेंट में ये पॉइंट पूछा गया था। तो ये आप लोग इस पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पॉइंट बाय पॉइंट को आप पढ़ेंगे तभी तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर पाएंगे ना। कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से है जो वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 75(2) में कही गई है। मतलब कोई भी मंत्री है जो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो सकता है। मंत्री चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि अगर कोई मंत्री राज्यसभा का भी है तो वो कहां पर बैठेगा? लोकसभा में बैठेगा। लेकिन अगर किसी बिल को लेकर वोटिंग करने की बात होगी, अगर किसी बिल को लेकर वोटिंग करने की बात होगी तो वो वोट अपने राज्यसभा, अपने सदन में ही जाकर करेगा यदि कोई मंत्री राज्यसभा का है। तो ये चीज आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम इसको रिवीजन कर लेते हैं और विशेष तरीके से जो अन्य तरीकों से इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्टिकल 74 के बारे में, आर्टिकल 74 के बारे में बताया और आर्टिकल 75 के बारे में बताया। तो दोनों में देखिए क्या क्या बातें कही गई हैं। आर्टिकल 74 किसके बारे में बताता है? मंत्री परिषद के बारे में बताता है। मंत्री परिषद के बारे में बताता है कौन? आर्टिकल 74। अब मंत्री परिषद जो होता है वो क्या कार्य करता है? मंत्री परिषद के दो कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो कार्य होता है राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य होता है, सलाह देने का कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है? दूसरा कार्य होता है या फिर कह सकते हैं दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आर्टिकल 75 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 75 ये कहता है कि जितने भी अन्य मंत्री होंगे उनका प्रावधान करता है। अन्य मंत्री का जो अन्य मंत्री होंगे, अन्य मंत्री का प्रावधान करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 75 करता है। और किस पर? पीएम की सलाह पर, यानी जो प्रधानमंत्री होगा उनकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, नियुक्ति करेगा कौन? कमेंट में बताइए, नियुक्ति करेगा कौन? नियुक्ति की जाएगी
और आपको कमेंट में क्या बताना है कि नियुक्ति करेगा कौन। तो नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी सलाह कौन देता है कि कौन कौन सा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मंत्री बनेगा, तो वो उस चीज की सलाह कौन देगा? पीएम सलाह देगा। लेकिन इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। चलिए अब हम एक ग्राफ के माध्यम से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ लेते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो इस चीज पर हम लोग विशेष तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मान लेते हैं ये जो है वो क्या है? मंत्री परिषद है। ये क्या है? मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद में मैंने आपको बताया कि जितने भी सदस्य होंगे वो सभी मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ मंत्री हैं और इसके बाद में कुछ अन्य मंत्री और भी दिए गए हैं। इसके बाद में कुछ और भी अन्य मंत्री हैं। इसके बाद में और भी कुछ और मंत्री दिए गए हैं यहाँ पर। तो जितने भी अन्य मंत्री होंगे, जितने भी मंत्री होंगे ना, वो किस में आएंगे? मंत्री परिषद में आएंगे। अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें तो ये किस में आएंगे? कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। तो वो भी मंत्री परिषद में आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। इसके बाद में अगर हम बात करें इनकी, जो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किए हैं, तो ये कौन होंगे? ये होंगे राज्य मंत्री। ये कौन होंगे? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री जो होते हैं वो किसकी हेल्प करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो किसकी हेल्प करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए होते हैं। सहायता के लिए होते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो ये मंत्री दिए गए हैं, ये कौन से मंत्री होंगे? ये भी राज्य मंत्री होंगे। राज्य मंत्री, लेकिन कैसे? स्वतंत्र प्रभार के। स्वतंत्र प्रभार के। तो वो भी किसके भाग होते हैं? मंत्री परिषद के भाग होते हैं। इसके बाद में जो इस कलर से मैंने आपको इंडिकेट किया यानी व्हाइट कलर से, तो ये कौन होंगे? ये उपमंत्री होंगे। ये कौन होंगे? ये उपमंत्री होंगे। मतलब जो भी छोटे कार्य होंगे, छोटे काम करने के लिए उपमंत्री ही कार्य वो करते हैं, छोटे काम करने के लिए। हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं, छोटे काम करने के लिए उपमंत्री जो होंगे वो कौन होंगे? छोटे काम करने के लिए। तो ये क्या होता है? ये होता है मंत्री परिषद। अच्छा, मंत्री परिषद में आपको विशेष तौर से एक चीज याद रखनी होगी। क्या वो चीज याद रखनी होगी? वो ये याद रखना होगा कि जो इसका हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर इसका कौन होता है? हेड होता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। इसके बाद में अब हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसी में से क्या निकल कर आता है? एक मंत्रिमंडल निकल कर आता है। इसी चीज से क्या निकल कर आएगा? एक मंत्रिमंडल निकल कर आएगा। मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल जो होता है उसमें कुछ ही लोग होते हैं। चलिए उसको भी यहीं पर बना लेते हैं। एक तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा। और कुछ मंत्री होंगे जो कि होंगे कैबिनेट मिनिस्टर। और कुछ मंत्री होंगे जो कि होंगे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होंगे। तो ये जो है वो क्या है? स्वतंत्र प्रभार के, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। तो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। इसके बाद में जो मैंने व्हाइट से इंडिकेट किया है ये कौन होंगे? ये होंगे कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर। तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर होता है। आज के समय में इस चीज को भी याद रखेंगे।
और जो कैबिनेट मिनिस्टर की व्यवस्था है, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर हम कह लेते हैं इसके मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। याद होगा आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में जब मैंने बताया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के अधिनियम में, 1861 का जो अधिनियम एक्ट आया था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, तो 1861 के अधिनियम में कौन सा सिस्टम चलाया था? पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया था ना। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो विभाग होंगे उनमें हर विभाग में अलग अलग मंत्री को वहां पर अलाउ करना और उस मंत्री को ही वो क्या कर देना, वो विभाग सौंप देना, जिससे कि वो अपने विभाग के बारे में जानकारी रखे और रिपोर्ट बाद में पेश करे। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 ईस्वी में मंत्रिमंडल की सबसे पहले शुरुआत की गई थी, या सबसे पहले मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अब यहाँ पर एक चीज और याद रखनी होगी, वो क्या है? देखिए, जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होता है, यहाँ पर नोट कर लेंगे, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल, तो ये क्या कर सकते हैं? ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये किसमें प्रश्न पूछ सकते हैं? संसद में प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब संसद में मोस्टली जो प्रश्न पूछेंगे वो कहाँ पर पूछेंगे? क्योंकि जितने भी मंत्री होंगे, चाहे वो लोकसभा का मंत्री हो, चाहे वो राज्यसभा का मंत्री हो, तो वो सभी बैठेंगे कहाँ पर? लोकसभा में बैठेंगे। तो संसद में किस जगह पर? लोकसभा में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। कौन? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होंगे वो लोकसभा में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसके बाद में मंत्री बनने के लिए किसी भी सदस्य का मंत्री होना अनिवार्य है। चाहे अगर मंत्री जो भी बनना चाहता है, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होगी? तो मंत्री बनने के लिए उसको किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो किसी भी सदन का यदि वो सदस्य होगा तो वो मंत्री बन सकता है। तो सदस्य होना क्या है? अनिवार्य है। इसके बाद में दूसरा क्या है? लेकिन अगर मान लेते हैं अगर वो राज्यसभा का है या चाहे लोकसभा का है, अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होता है, इनके सदस्य यदि मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में यदि शामिल होते हैं, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के, अगर इनके सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो वो हमेशा बैठेंगे कहाँ पर? तो वो बैठेंगे लोकसभा में बैठेंगे। हमेशा कहाँ पर बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे, चाहे वह राज्यसभा का मंत्री हो चाहे वह लोकसभा का मंत्री हो। लेकिन जैसे ही वोटिंग का टाइम आएगा, और जैसे ही अगर वोटिंग का टाइम आएगा तो वो अपने अपने सदन में जाकर वोट करेंगे। सदन में वोट करेंगे। वो जिस सदन का मंत्री है तो वो उसी सदन में वोट करेगा। तो ये चीज आप लोग विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। तो बस यही था मंत्री परिषद के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया। तो इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बाकी आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद में जो अनुच्छेद 76 था वो मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। अनुच्छेद 148 था, उसको भी लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। तो इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अब जो अगला जो स्टेप आएगा, जो अगला हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो होगा राज्यपाल। तो सर राज्यपाल को हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, एक बार हम राज्यपाल को और इसके बाद में जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको एंड कर लेते हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़ लेंगे? उसके बाद में हम बाकी सब चीजें जैसे महाधिवक्ता हो गया, विधायिका हो गया और कार्यपालिका हो गया, और इसके बाद में संसद के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो विधायिका, विधायिका में जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो संसद ही करती है ना। मतलब संसद जो है वो विधायिका का हिस्सा मानी जाती है। तो विधायिका का कार्य है वो कौन करता है? संसद करता है। तो इसीलिए हम इसको विधायिका में तीनों चीजों को पढ़ लेंगे। संसद के बारे में सारी डिटेल से हम वहीं पर पढ़ लेंगे। और अब बहुत ही कम लेक्चर के अंतर्गत मैं आपका ये सिलेबस पूरा करा दूंगा। तो अभी जो आपके लेक्चर हुए हैं वो हुए हैं 14 लेक्चर। तो 14 लेक्चर हो गए हैं, तो 10 लेक्चर लगभग और होंगे, और 10 लेक्चर के अंतर्गत हम आपका कंप्लीट सिलेबस करा देंगे। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। और यदि अभी अभी तक आपने हमारा
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन करिए। इसके अलावा यदि आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, तो मात्र 49 रुपए में आप टेस्ट पास परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको सभी एग्जाम की तैयारी कराएगा। एकमात्र टेस्ट पास जो कि अफोर्डेबल प्राइस में है, और ये आपके सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल सही साबित होगा, तो आप इसको जरूर परचेज करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर।